Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की एक ऐसी किताब के चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो हर एस्पिरेंट की शेल्फ पर तो होती है, लेकिन कई बार सबसे ज्यादा डराती भी है। हाँ, और वो है जीसी लियोंग। बिल्कुल। जीसी लियोंग का अध्याय 4, अपक्षय, व्यापक संचलन और भूजल। और ये डराती इसलिए है, मुझे लगता है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्टैटिक लगते हैं। चट्टानें टूट रही हैं, मिट्टी खिसक रही है। हाँ, लगता है कि इसका आज की दुनिया से क्या लेना देना। एग्जैक्टली। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है, इस स्टैटिक चैप्टर को डायनामिक बनाना। हम जीसी लियोंग के इस ज्ञान को यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के सवालों से जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये असल में भारत के आज के बड़े मुद्दों को समझने में कैसे मदद करता है। हमारे पास इस चैप्टर के कुछ अंश हैं और कुछ पुराने पेपर्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपक्षय यानी वेदरिंग। किताब में इसके दो मुख्य प्रकार बताए हैं, भौतिक और रासायनिक। सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर जब सवाल आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, होता है। तो इन दोनों में असल और बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक बिस्किट है। ठीक है। अगर आप उसे तोड़कर 2 या 4 टुकड़ों में कर दें तो वो रहेगा तो बिस्किट ही, है ना? ठीक है। बस उसका आकार बदल गया। हाँ, उसका केमिकल तो नहीं बदला। बस यही है भौतिक अपक्षय। चट्टान छोटे टुकड़ों में टूटती है, लेकिन उसकी केमिस्ट्री नहीं बदलती। अच्छा। हाँ, अब सोचिए आपके पास लोहे की एक कील है और आप उसे बारिश में बाहर छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होगा? उस पे जंग लग जाएगा। हाँ, अब वो सिर्फ लोहा नहीं है, वो आयरन ऑक्साइड बन चुका है, एक नया केमिकल कंपाउंड। ये है रासायनिक अपक्षय। अच्छा, तो एक में सिर्फ टूट फूट है और दूसरे में एक पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये बहुत अच्छे से समझ आया। एडॉर में भौतिक अपक्षय का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है अपशल्कन या एक्सफोलिएशन। जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं। हाँ, भारत के भूगोल में हम इसे असल में कहाँ देख सकते हैं? एक्सफोलिएशन का क्लासिक उदाहरण आपको दक्षिण भारत के पठारों पर मिलेगा, तेलंगाना, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में। वहाँ जो विशाल ग्रेनाइट के गुंबद दिखते हैं, वो इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ओके। वहाँ होता क्या है कि दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। दिन में तेज धूप से चट्टान की बाहरी सतह गर्म होकर फैलती है और रात में तेजी से ठंडी होकर सिकुड़ती है। अब हजारों साल तक जब ये फैलने सिकुड़ने का चक्र चलता रहता है, तो बाहरी परतें कमजोर होकर प्याज के छिलकों की तरह उखड़ने लगती हैं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया सिर्फ सतह पर होती है, चट्टान अंदर से वैसी रहती है? बिल्कुल। अब अगर रासायनिक अपक्षय की बात करें तो किताब में ऑक्सीकरण का जिक्र है, जो आपके जंग वाले उदाहरण जैसा ही है। भारत में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? तो ऑक्सीकरण के लिए 2 चीजें चाहिए, नमी और गर्मी। राइट। तो जाहिर है ये उन इलाकों में ज्यादा होगा जहां बारिश बहुत होती है और तापमान भी ज्यादा रहता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर पठार। एकदम सही। भारत के पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो गहरी लाल और पीली लैटराइट मिट्टी मिलती है, वो ऑक्सीकरण का ही नतीजा है। अच्छा। वहां की चट्टानों में लौह खनिज होते हैं। जब लगातार बारिश का पानी और हवा उन खनिजों के संपर्क में आते हैं, तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे मिट्टी को उसका लाल भूरा रंग मिलता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। जीसी लियोंग में लिखा है कि रासायनिक अपक्षय ट्रॉपिकल इलाकों में बहुत प्रभावी होता है। तो क्या इसका मतलब है कि ठंडे या सूखे इलाकों में लगभग नहीं होता? लगभग नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसकी दर बहुत धीमी हो जाती है। ठंडे इलाकों में भौतिक अपक्षय का एक दूसरा रूप ज्यादा प्रभावी होता है। कौन सा? इसे तुषार क्रिया या फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं। जब चट्टानों के दरारों में पानी भर जाता है और रात में तापमान 0 से नीचे जाने पर वो बर्फ बन जाता है। तो वो फैलता है? हाँ, फैलने के कारण चट्टान पर जबरदस्त दबाव डालता है। यही प्रक्रिया बार बार होने से चट्टान टूट जाती है। अच्छा, तो हिमालय के ऊंचे इलाकों में जो सड़कें टूटती हैं या चट्टानें खिसकती हैं, हाँ, वो अक्सर इसी वजह से होता है। बिल्कुल। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से। मतलब भूगोल तय कर रहा है कि दक्षिण भारत में चट्टानें कैसे टूटेंगी और हिमालय में कैसे। सही कहा।
यहीं पर मुझे एक और सवाल आता है। किताब में जैविक अपक्षय यानी बायोलॉजिकल विदरिंग का भी जिक्र है। अब अगर जड़ों का दबाव चट्टान को तोड़ रहा है तो ये तो भौतिक हुआ, और अगर सूक्ष्म जीवों का एसिड उसे गला रहा है तो वो रासायनिक हुआ। हाँ, तो फिर इसे अलग जैविक श्रेणी में क्यों रखा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये दिखाता है कि आप कॉन्सेप्ट की गहराई में जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा। जैविक अपक्षय कोई तीसरा अनोखा तरीका नहीं है। ये असल में भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को करने वाला एक एजेंट है। एजेंट मतलब जब हम कहते हैं जैविक अपक्षय तो हमारा मतलब होता है कि अपक्षय का कारण कोई जीवित जीव है, पौधा, जानवर या सूक्ष्म जीव, लेकिन वो जीव भी इसे करता भौतिक या रासायनिक तरीकों से ही है। अच्छा। इसे अलग श्रेणी में इसलिए रखते हैं ताकि हम उस एजेंट के रोल को समझ सकें। ठीक है, तो ये वर्गीकरण कैसे हो रहा है, इससे ज्यादा कौन कर रहा है पर आधारित है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। अब हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को 4 विकल्पों के बीच उलझा कर पूछ लिया जाए। प्रीलिम्स में तो यही होता है ना? बिल्कुल। प्रीलिम्स ज्ञान से ज्यादा सटीकता और बारीकियों को पकड़ने का खेल है। चलिए इसी चैप्टर से कुछ संभावित प्रश्न बनाकर देखते हैं कि यूपीएससी कहाँ फंसा सकता है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो पहला सवाल भूजल यानी ग्राउंड वाटर से लेते हैं। सवाल है, भौमजल स्तर वाटर टेबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये हमेशा जमीन के नीचे एक स्थिर और क्षैतिज सतह होती है। दूसरा, शुष्क मौसम में इसका स्तर नीचे चला जाता है और मानसून में ऊपर आ जाता है। पहला कथन स्थिर और क्षैतिज। मुझे जीसी लियोंग का वो डायग्राम याद आ रहा है। हाँ। जिसमें दिखाया गया है कि वाटर टेबल जमीन की सतह के आकार का ही अनुसरण करता है। मतलब पहाड़ी के नीचे वो गहरा होगा और घाटी में सतह के करीब। सही। तो ये क्षैतिज तो बिल्कुल नहीं हुआ। पहला कथन गलत है। ठीक है। दूसरा कथन तो तार्किक लगता है। बारिश में पानी रिचार्ज होता है तो वाटर टेबल ऊपर आएगा और गर्मी में इस्तेमाल से नीचे जाएगा। तो मेरे हिसाब से केवल दूसरा कथन सही है। एकदम सही विश्लेषण। यूपीएससी पहले कथन में क्षैतिज शब्द डालकर ही उसे गलत कर देगा और जो उम्मीदवार जल्दबाजी में पढ़ेंगे वे फंस सकते हैं। सही बात है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, व्यापक संचलन यानी मैस मूवमेंट पर। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परमाफ्रोस्ट यानी स्थायी तुषार भूमि वाले क्षेत्रों की एक विशिष्ट विशेषता है? ए, भूस्खलन, बी, मृदा सर्पण, सी, पंक प्रवाह या डी, मृदा सर्पण सॉलिफ्लेक्शन। ये थोड़ा मुश्किल है। भूस्खलन और पंक प्रवाह तो कहीं भी हो सकते हैं जहां ढलान और पानी हो। मृदा सर्पण भी एक सामान्य प्रक्रिया है जो बहुत धीमी होती है। सॉलिफ्लेक्शन, ये शब्द मैंने कम सुना है, लेकिन सॉली मतलब मिट्टी और फ्लक्शन मतलब प्रवाह, तो शायद इसका कोई खास मतलब है। और यहीं पर जीसी लियोंग की बारीकियां काम आती हैं। सॉलिफ्लेक्शन मृदा सर्पण जैसा ही धीमा प्रवाह है, लेकिन ये विशेष रूप से उन ठंडे क्षेत्रों में होता है जहां जमीन के नीचे की परत स्थायी रूप से जमी होती है। अच्छा, परमाफ्रॉस्ट। हाँ, गर्मियों में जब ऊपरी कुछ इंच की परत पिघलती है तो वो पानी नीचे नहीं जा पाता क्योंकि नीचे बर्फ की दीवार है। समझ गया। इससे ऊपरी मिट्टी गीली और भारी होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे ढलान पर बहने लगती है। तो सही जवाब डी, सॉलिफ्लुएक्शन है। वाह, ये तो बहुत गहरा अंतर है। यूपीएससी ऐसे ही मिलते जुलते विकल्पों से कंफ्यूज करता है। बिल्कुल। अब तीसरा सवाल, जैविक अपक्षय पर। जैविक अपक्षय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये केवल चट्टानों के भौतिक विघटन तक सीमित है। दूसरा, मानव द्वारा खनन गतिविधियों भी एक प्रकार का तीव्र जैविक अपक्षय है। ये एक दिलचस्प सवाल है। पहले कथन के बारे में क्या ख्याल है? जैसा हमने पहले चर्चा की थी, जैविक अपक्षय तो भौतिक भी है और रासायनिक भी। सही। तो केवल भौतिक विघटन तक सीमित है कहना गलत होगा। पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन, खनन। हाँ, इंसान भी तो जैविक प्राणी है और खनन से हम बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से चट्टानों को तोड़ते हैं। तो तार्किक रूप से ये जैविक अपक्षय का एक बहुत ही तीव्र रूप माना जा सकता है। बिल्कुल सही। तो दूसरा कथन सही है। एकदम सही। दूसरा कथन आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ को परखता है। किताबें अक्सर पौधों और जानवरों का उदाहरण देती हैं, पर यूपीएससी आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या मानव गतिविधियां भी इसी श्रेणी में आती हैं? तो जवाब है हाँ। हाँ, यह दिखाता है कि आप परिभाषाओं को रट नहीं रहे, बल्कि उन्हें लागू कर रहे हैं।
तो प्रीलिम्स में सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि हर शब्द पर ध्यान देना और उसके मतलब को समझना जरूरी है। ये ड्रिल बहुत उपयोगी थी। गुड। अब प्रीलिम्स की बारहाबार करने के बाद आता है मेंस, जो ज्ञान के प्रदर्शन का खेल है। यहाँ हमें एक संरक्षित उत्तर लिखना होता है। चलिए इसी अध्याय से एक मॉडल प्रश्न लेते हैं। भूजल परिदृश्य को कैसे आकार देता है? झरनों और कुओं के निर्माण की विवेचना करें। ये मेंस के लिए क्लासिक सवाल है और ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए संरचना मतलब स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है। एक अच्छी भूमिका से शुरुआत करनी चाहिए जो परीक्षक को बता दे कि आप सवाल समझ गए हैं और आपके जवाब का रोड मैप क्या है। तो इसकी भूमिका कैसी हो सकती है? क्या हमें सीधे झरनों और कुओं के बारे में लिखना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक बेहतर भूमिका पहले भूजल को एक भू आकृतिक एजेंट के रूप में स्थापित करेगी। जैसे? भूजल एक शक्तिशाली भू आकृतिक कारक है जो धरातल के नीचे अदृश्य रूप से काम करते हुए भी पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। यह विशेष रूप से चूना पत्थर जैसे घुलनशील चट्टानी क्षेत्रों में परिदृश्य को नया आकार देता है। इस उत्तर में हम भूजल द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों और विशेष रूप से झरनों और कुएं के निर्माण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत प्रभावी है। यह व्यापक संदर्भ भी देती है और आपके उत्तर की दिशा भी स्पष्ट करती है। हाँ। अब आते हैं उत्तर के मुख्य भाग पर। इसमें हम जीसी लियोंग के डायग्राम्स की मदद से बता सकते हैं कि आर्टिशियन कुआं कैसे काम करता है या अलग-अलग तरह के झरने कैसे बनते हैं। लेकिन इसका निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वर्तमान समय के किसी प्रासंगिक मुद्दे से जोड़ा जाए। अच्छा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूजल न केवल झरनों और कुओं के रूप में जीवनदायी जल स्रोत प्रदान करता है, बल्कि पृथ्वी के परिदृश्य को आकार देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि आज भारत के कई हिस्सों में भूजल का अंधाधुंध दोहन एक गंभीर संकट बन गया है। इसलिए इस अमूल्य संसाधन की भू आकृतिक भूमिका को समझना, इसके सतत प्रबंधन और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये निष्कर्ष उत्तर को एक यादगार और प्रभावशाली अंत देता है। आपने भूजल के अंधाधुंध दोहन का जिक्र किया। हाँ। और ये मुझे हमारे अगले मुद्दे पर लाता है, इस किताबी ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ना। हाँ। प्रॉम्प्ट में पंजाब और हरियाणा में भूजल की कमी का उल्लेख है जी। ये मेंस के उत्तर में इस्तेमाल करने के लिए एक सटीक उदाहरण क्यों है? क्योंकि ये एक स्थिर भौगोलिक कॉन्सेप्ट को, यानी जलभृत और कुओं को भारत के एक बहुत बड़े सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे से जोड़ता है। सही है। जब आप अपने उत्तर में ये लिखते हैं कि कैसे 1970 के दशक की हरित क्रांति की सफलता के लिए पंजाब और हरियाणा में नलकूपों के जरिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया, जिससे आज वहां जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है, तो ये परीक्षक को बताता है कि आपको भौगोलिक प्रक्रिया की समझ है, भारत के कृषि इतिहास की जानकारी है और आप इन दोनों को जोड़कर एक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये केस स्टडी है जो आपके उत्तर में गहराई और प्रामाणिकता लाती है। बिल्कुल। क्या इस चैप्टर से कोई और ऐसा ही वास्तविक दुनिया का उदाहरण है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जरूर। हमने व्यापक संचलन यानी मास मूवमेंट की बात की थी, जिसमें भूस्खलन भी शामिल है। उत्तराखंड और हिमाचल। एकदम। हर साल मॉनसून में हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी भूस्खलन की खबरें सुनते हैं। आप इसे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय जीसी लियोंग के ज्ञान से जोड़ सकते हैं। कैसे? आप बता सकते हैं कि कैसे हिमालय एक युवा और अस्थिर पर्वत श्रृंखला है जहां चट्टानें स्वाभाविक रूप से कमजोर है, और जब इस संवेदनशील भूभाग पर अनियंत्रित सड़क निर्माण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक वर्षा जैसी मानवीय गतिविधियां होती हैं, तो भूस्खलन की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। ये तो एक बेहतरीन कनेक्शन है। ये दिखाता है कि भूगोल सिर्फ चट्टानों और नदियों का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विकास की नीतियों से जुड़ा है। यही यूपीएससी आपसे चाहता है, एकीकृत दृष्टिकोण। तो आज हमने जीसी लियोंग के अध्याय 4 को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे सचमुच में समझा है। हमने भौतिक और रासायनिक अपक्षय को भारतीय उदाहरणों से जोड़ा, प्रीलिम्स के लिए संभावित पीएजेस यानी जालों को पहचाना, और मेंस के लिए एक ठोस उत्तर की संरचना करना सीखा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इन स्थिर अवधारणाओं को भूजल की कमी और हिमालयी भूस्खलन जैसे ज्वलंत मुद्दों से जोड़ा। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का उपयोग करने की क्षमता विकसित करना है।
सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न। हाँ, तो हमने चर्चा की कि भूजल परिदृश्य को कैसे आकार देता है और हम मानव उसे कैसे खत्म कर रहे हैं। अब इस पर सोचिए। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को और भी अनिश्चित बना रहा है, क्या कृत्रिम भूजल पुनर्भरण यानी आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जहां हम बारिश के पानी को जबरदस्ती जमीन के नीचे भेजते हैं, भविष्य में परिदृश्य इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन सकती है? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या हम प्रकृति के बनाए जलभृतों को अब खुद से भरने और प्रबंधित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं? Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.